तो टॉपिक का नाम है क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं, उसे खत्म करके आज नया चैप्टर शुरू करना है। तो चलिए। आओ। लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है जो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, ऐसा ही है, पर पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यू नो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? इसका मतलब जब जब मतलब अगर कंपनी, अगर फर्म तुम्हारी इंसॉल्वेंस में चली जाए, इंसॉल्वेंस हो जाए, तो आपको घर से भी अपने उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए घर से पैसा लाना पड़ता है। तो वो क्या है? तुम्हारा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती। मतलब फर्म और मालिक दोनों एक ही है। अगर फर्म और मालिक दोनों एक ही है, तभी तो मालिक लायबिलिटी फुलफिल कर रहा है, अगर फर्म इंसॉल्वेंस में जाती है तो। लेकिन ये कौन सी कंपनी है, ये कौन सा फर्म है? ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जहाँ पे पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बस इतनी, मतलब जितना वो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा हो। मतलब अगर सुनिएगा, अगर इंसॉल्वेंस में जाती है फर्म, तो मालिक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो अपने घर से लाके पैसे दे। ठीक है? अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड बनाना बनाना और ना बनाना बनाने में आपकी मर्ज़ी है कि आप करो या ना करो। ठीक है? उसे रजिस्टर करवाना भी आपकी मर्ज़ी है या फिर ना भी करो। ठीक है? लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। क्यों? भाई मैं कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबने मिलके पार्टनरशिप फर्म चालू कर दिया। तो अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, मतलब हमें हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम है, तो उस लायबिलिटी फुलफिल हम काम कहाँ से करेंगे? अपने घर से लाके देंगे। लेकिन अगर हमने सबने मिलके एक ऐसा फर्म बनाया है, तो हम कहते हैं कि नहीं यार, लायबिलिटी हमारी लिमिटेड होगी, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा इस फॉर्म्स में। क्या है इसका नाम? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है? मतलब फीचर क्या है इसका? मैंडेटरी है इनकॉर्पोरेशन कराना, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, करवाना पड़ेगा। और आप लोग क्या हो रहोगे? सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, मालिक की अलग और बिज़नेस की अलग। इसलिए बिज़नेस को अगर लॉस होता है, तो मालिक को फुलफिल नहीं करना। बाकी सब में आपने देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कि अगर बिज़नेस को लॉस हुआ, तो वो भी फुलफिल कौन करेगा? कर्ता करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ भी अगर लॉस होता है तो कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। ठीक है? घर से लाके देंगे उनको। और पर यहाँ यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे फर्म अलग है और मालिक अलग है। इसे क्या बोला गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी इन द एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है? आइए, कुछ और भी फीचर हैं, जैसे पहला फीचर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो पता ही है आपको, मैंने कहा नो पर्सनल लायबिलिटी, यहाँ कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। किसकी? पार्टनर की। ठीक है? मतलब यहाँ पर ये है, और ये फायदे में आ जाता है ये चीज़। दिस डज़ वे विद अ मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ठीक है? ये बिल्कुल उसी तरह आ जाता है कि देखो, पहले क्या होता था? पहले पार्टनरशिप में जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, उसमें क्या होता था? उसमें ये चीज़ क्या होती थी कि हाँ, घर से लाके पैसा देना पड़ेगा लॉस हो जाए तो। लेकिन इसमें क्या है? एक फायदा हो जाता है कि हाँ, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की तरह ये नहीं है, ये अलग ही चीज़ है। ठीक है? और यहाँ पर पहला फीचर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी हो। चलिए, ठीक है? अगर हम इसे कंपेयर करें ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्या होता था? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ इज मैंडेटरी, आपको उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कहाँ रजिस्टर करवाओगे? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है? रजिस्ट्रार के पास आपको अपने फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एलएलपी पे। ठीक है? उसके पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप में क्या होता था? आप उसे रजिस्टर कराते थे पार्टनरशिप एक्ट में, पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हम इसे कंपेयर कर रहे हैं किससे? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के साथ। तो उसमें करना ना करना आपकी मर्जी है, यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है? ये फ़ायदा है, ऐसा कराने की क्यों ज़रूरत पड़ जाता है? इसलिए कराने की, जो भई आप रजिस्टर करवाओगे और बाद में लॉस हो गया तो देना नहीं है, वो लायबिलिटी फुलफिल नहीं करनी, है ना? तो ये फ़ायदा हो जाता है इसमें। तो ये इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट, बताया ना मैंने आपको। यहाँ पे मालिक अलग होते हैं और आपकी फर्म अलग पहचान है। फर्म की पहचान अलग, मालिक की पहचान अलग। इसलिए यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फर्म ही फेस करेगा, मालिक फेस नहीं। ठीक है? दिस अवे द अनसर्टेनिटी ऑफ द फर्म एक्जिस्टेंस एज़ अ गोइंग कंसर्न। मतलब वही है कि भई जो भी कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बिज़नेस ही उसे फेस करेगा, मालिक फेस नहीं करेगा।
ठीक है। इसमें मिनिमम पार्टनर है और इसमें जो कोई लिमिट नहीं है, एलएलपी में कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम में, ठीक है। इसमें मिनिमम कितने हैं, पार्टनरशिप में 2 ही होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम कितने हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें मिनिमम और मैक्सिमम 100। पर मैंने आपको एक बताया था रूल के हिसाब से कितने हैं पार्टनरशिप में, रूल के हिसाब से 50 है, ठीक है। और फाइनेंस कंपनी में भी 50 हो गया है, उसमें 20 लिखा था तो 50 हो गया है। मतलब गवर्नमेंट ने बोल रखा है अकॉर्डिंग टू एक्ट 100 हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो रूल चल रहे हैं उसके 50 रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक तरह से फायदा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स बन जाते हैं तो फंड के लिए भी बहुत सही रहेगा, ठीक है, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सही रहेगा, तो ये मेरिट्स में आ जाता है। फिर है आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब ये एक ऐसी अथॉरिटी जो आप ऐसी अथॉरिटी जहाँ पे आप क्या कराते हो, अपने फर्म का रजिस्टर करवाते हो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म यहाँ से करवाते हो आप, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कंपनी से करवाते हो आप इसे रजिस्टर, और इसे कहाँ से कराते हो, फर्म से, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से करवाते हो। और यहाँ मर्जी भी है और नहीं भी है, और यहाँ पे आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। जब करवा देते हो तो आपको दे आर द बॉडी टू कंट्रोल द ब्रिंग क्रेडिबिलिटी इन द आई ऑफ स्टेक होल्डर। जब अपना सुनो सुनो फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनरशिप है और एक की एलएलपी है, और मैं आपका कस्टमर हूँ, तो मैं किस पे विश्वास करूंगा, एलएलपी पे या पार्टनरशिप पे, एलएलपी पे। अगर आपकी पार्टनरशिप है और आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, और दूसरा बंदा एलएलपी पे, एक और कंपनी एलएलपी पे, तो मेरा जो फेथ होगा, जो विश्वास होगा, कौन सी कंपनी पे, फर्म पे होगा, एलएलपी, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वो कानून के अंदर में चल रहा है, इसका कुछ पता ही नहीं है कब बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने करवा भी रखा होगा या फिर नहीं भी करवा रखा होगा। तो इसलिए क्या होता है कि स्टेक होल्डर की आंखों के आगे, मतलब स्टेक होल्डर के नजरों में हमारा एक अलग ही इमेज बन जाती है इसमें, एलएलपी में। चलिए भाई, फिर आता है कुछ कंप्लाइंसेस आते हैं। देखो, कंप्लाइंसेस का इसमें ये है कि जब आपका अगर अगर आपने कुछ रजिस्टर नहीं करवा रखा पार्टनरशिप फर्म में, तो कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप क्या चलोगे उस अंडर में? आपने जो रजिस्टर करवाया नहीं है, तो क्या उनके पॉलिसीज के अंडर में चलोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अकाउंटिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो क्या मैं अकाउंटिंग के वो 11-12 प्रिंसिपल अपनाऊंगा जो अपने 11 में पढ़े थे? नहीं ना। लेकिन अगर मैं प्रॉपर अकाउंटिंग करूंगा तो उन प्रिंसिपल को अपना चलूंगा। तो मतलब ये क्या है कि जब आप एलएलपी में आ जाते हो ना, तो आपको एक लिमिटेशन की फेस करना पड़ता है। क्या? एलएलपी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपको चलाना पड़ता है पूरी फॉर्म, ठीक है। कुछ कानून है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ पॉलिसी है, उन्हीं के बेस पे चलाना पड़ता है। यहाँ पे आपको लगता है क्या ये मेरे लिए खामी, ठीक है। अब पार्टनरशिप में ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपने रजिस्टर करवाया नहीं है तो आप अपने रूल्स लाते हो बस, ठीक। चलो, फिर है एवरी पार्टनर जो है वो एलएलपी में कौन होता है, एक तरीके से एजेंट। एजेंट मतलब भाई कोई भी पार्टनर हो, एक तरीके से सेल करने का काम, मार्केटिंग करने का काम, कैसे भी प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, हर तरीके से हर एक पार्टनर यहाँ पे कौन बन जाता है, एक एजेंट बन जाता है। इवन इसमें भी कौन है, एक तरीके से पार्टनरशिप में भी कौन होता है, वो एक तरीके से एजेंट ही होता है, एजेंट, और यहाँ भी एजेंट, ठीक है। और हाँ, एलएलपी में पार्टनरशिप तो बंद हो जाती है, एक पार्टनर मर गया तो बंद, एलएलपी नहीं बंद, एक पार्टनर मर गया तो कोई बात नहीं, चलती, ठीक है। ये फर्म है और ऐसा लग रहा है ये कंपनी मतलब एलएलपी एक तरीके से फर्म है, और कुछ इसके फीचर ऐसा किसकी तरह दिख रहे हैं आपको, कंपनी की तरह। जैसे मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसके अंदर, कंपनी में नहीं होते, चलती रहेगी, क्योंकि इसमें और भी पार्टनर्स आ सकते हैं बिना, क्योंकि वो नहीं है ना कि कितनी बजे, ठीक है, और भी पार्टनर सकते हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप चलती रहेगी किसमें, एलएलपी में। तो इसका एक और मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये एलएलपी है पर फर्म है, और इसमें कुछ कंपनी के फीचर भी आ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको ये फर्म और कंपनी का मिक्सअप है, कर सकते हैं। इसमें अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनरशिप है और एक बंदा चला रहा है, एक बंदा पैसा लगा रहा है, कि जो खुद का बंदा एंटरप्रेन्योर है, जो खुद का स्किल लगा रहा है वो बन गया, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है, एलएलपी में ऑब्वियसली हम कहते 2 हैं पर ज़्यादा ही होते हैं, तो एक आध अगर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस जल्दी तब भी चलता रहेगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो। और अगर उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है, तो अब प्रॉफिट कितने को मिलेगा कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता, तो क्या होता है वो बंद हो सकता है, चलता फिर भी है। आपने जब 12th में दैथ पढ़ा था, दैथ में क्या होता है, चलता फिर भी तो है, 3 पार्टनर से एक मर जाता तब भी चलता है, पर ऐसी संभावना बढ़ जाती है कि बंद भी हो सकता है, पर एलएलपी में बंद नहीं होता। इसका मतलब क्या है, एक फर्म होने के नाते इसके अंदर कुछ कंपनी के फीचर्स भी आ गए हैं, है ना। एक फर्म होने के नाते इसके अंदर कुछ कंपनी के फीचर भी आ जाते हैं,
तो कंपनी के कुछ फीचर यहाँ भी आ जाते हैं, इसलिए ये बिल्कुल अलग है और ये कभी भी बंद नहीं होता, मतलब इसका कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कभी कभी बंद नहीं होता ये। समझ में आया? समझ में आ गया एलएलपी क्या है? एक फर्म जिसके अंदर कुछ फीचर किसके हैं? कंपनी के, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपनी खुद की अलग पहचान है। चलिए अब आते हैं हम किस पे? कंपनी पे। भाई सुनो, आपको जिस तरह अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है, मर्जी है, एलएलपी को रजिस्टर करवाना ही पड़ता है, कहाँ पे? आरओसी में, ठीक है, आरओसी में, और उसे आरओएफ में, रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स में। कंपनी को भी रजिस्टर करवाना पड़ता है एज अ कंपनी में, ठीक है। अब कंपनी को जब आप रजिस्टर करवाओगे, उसकी अपनी उसकी खुद के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, खुद के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आप रजिस्टर करवाते हो। तो कंपनी और फर्म में कुछ फर्क है, ये कुछ फर्क है। फर्म जो है, फर्म में कौन कौन से फर्म आ गए आपके? पार्टनरशिप फर्म आ गया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आ गया और एलएलपी आ गया। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस कंपनी में रजिस्टर चाहते हो तो करा सकते हो, ठीक है, करा सकते हो। अब कंपनी जो है ये अलग एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, एक अलग नाम। भाई एक फर्म और कंपनी, जब कंपनी सुनते हो तो अलग निखर के आता है, एक कंपनी अलग निखर के आता है कि भाई वाह, ये एक नॉर्मल बिजनेस है तो ये फर्म हो गया। लेकिन इस बिजनेस में अपना रजिस्ट्रेशन किस में करा रखा है? कंपनी में करवा रखा है, तो उसकी एक अलग फेस बन जाता है पब्लिक के सामने। अब कंपनी भी कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है 1% कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी, अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जैसे 1% कंपनी में, तो यहाँ पे 3 कंपनी है, मैं अगर सीधा फीचर उठाता हूँ, मैं इसके फीचर उठाते हैं वहीं, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे लिखा है इट एग्जिस्ट द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ एज अ डिस्टिंक्टिव नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब ये सब आपको देना पड़ता है जब आप कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवाते हो। क्या क्या? पहले तो आपका एक कंपनी का नाम, उसका मेन हेड, जहाँ पे उसका मेन ब्रांच है, उसका एड्रेस, जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो, और आइडेंटिफिकेशन नंबर, कुछ नंबर्स होते हैं जैसे जीएसटी वगैरह ना, ये सब। तो ये सब नंबर देके आप अपने फर्म को, अपने बिजनेस को कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। पहली कंपनी का नाम क्या है? 1% कंपनी। 1% कंपनी में एक ही ऑनर होता है, जैसे पार्टनर नहीं बोलेंगे, ऑनर एक ही होता है, और पूरी की पूरी जो बिजनेस है वो उसी के कंट्रोल में, ये पूरा का पूरा बिजनेस। मतलब इसमें जो भी होगा, क्या नाम है, जो पैसा लगाना, निकालना, प्रॉफिट कमाना, लॉस फेस करना, वो सब एक ही ऑनर फेस करेगा। 1% कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस का सारा लॉस बिजनेस ही फेस करेगी, सारा लॉस बिजनेस फेस करेगी, मालिक फेस नहीं करेगा, ठीक है। इसे 1% कंपनी कहा जाता है, और ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से है, आप इसे रजिस्टर करा सकते हो। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आप इसे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। चलो भाई, हाँ जी, तो अब आते हैं हम किस पे? किसके फीचर? अब पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। देखो भाई, प्राइवेट कंपनी मान लो, जैसे क्या? प्राइवेट कंपनी मतलब आपने, हम सबने मिलकर या फिर मैंने अकेले ने अपने अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को कंपनी में रजिस्टर करवाया, ठीक है, और मैं उसे मतलब मेरे ना, मेरे कंपनी में जो ऑनर हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ और मैक्सिमम 200 भी हो सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कोई फॉर्म कंपनी में रजिस्टर करवाया तो समझ जाओ प्राइवेट कंपनी। क्या लगने वाला है नाम के आगे? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कितने होने चाहिए मैक्सिमम? 200। पार्टनरशिप फॉर्म में कितने? 50। रूल्स के हिसाब से, 50, और जो उसका एक्ट है उसके हिसाब से 100। लेकिन यहाँ पे कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितने में होते हैं मैक्सिमम ऑनर? 200 होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी खासियत ये कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होंगे, और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं। पब्लिक में जब लिमिट क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि जब आपकी प्राइवेट कंपनी आप रजिस्टर करवाते हो पब्लिक कंपनी में, कि हाँ मैं अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में रजिस्टर करवा रहा हूँ, सिर्फ रजिस्टर कराने से आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी में नहीं आ जाती। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शेयर मार्केट में शेयर उतारने पड़ेंगे, आपको आईपीओ उतारना पड़ेगा। इससे क्या होता है? उससे क्या होगा कि आपके ऑनर की लिमिट नहीं होगी। तो इसमें क्या लिखा है? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। मिनिमम कितनी होगी इसकी? 7। तो प्राइवेट और पब्लिक समझ में आया? प्राइवेट का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें आपके कुछ 200 ही ऑनर रहेंगे, उन्हीं के अंडर में आपका बिजनेस चलता रहेगा। एक टपक जाए, एक चला जाए छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी बिजनेस चलती रहेगी, ठीक है।
पब्लिक क्या होता है, आप अपनी प्राइवेट कंपनी को ही जब रजिस्टर करवाते हो किसमें, पब्लिक कंपनी में, तो आपको सीधा रजिस्टर करवाने से ही आपकी पब्लिक कंपनी नहीं बन जाती। आपको ये दिखाना पड़ता है, ठीक है, आपका एमओए, ठीक है, मेमोरेंडम एसोसिएशन और एओए आर्टिकल एसोसिएशन में दिखाना पड़ता है कि देखो देखो हमने इतने शेयर इशू करे, देखो देखो हमने इतने शेयर इशू करे, इशू करने से हमारे पे क्या आया, पैसा आया, देखो देखो हमारे 90% सब्सक्रिप्शन हो भी गया, मतलब 90% शेयर हमारे बिक भी गए। तब समझ जाओ कि आपकी कंपनी किसमें आ गई है, पब्लिक कंपनी में आ गई। ठीक है, पब्लिक कंपनी के शेयर बिकते हैं। मतलब आपने 12th में जो शेयर सेक्टर पढ़ा था, आपने दूसरी बुक पढ़ी थी, वो सारी जो क्वेश्चन थे वो किसके क्वेश्चन थे, प्राइवेट के पब्लिक के, पब्लिक के थे। हाँ, ए लिमिटेड इशू हुआ 1000 शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन 2 रुपए दी, सब सारे सारे क्वेश्चन किसके थे वो, पब्लिक क्वेश्चन, पब्लिक के थे। ठीक है, तो आइए, तो प्राइवेट कंपनी इसके मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 7 और लोअर नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स टू इजिएस्ट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या है, जो मिनिमम नंबर है उसे हम मतलब लोएस्ट नंबर जो है इसका 2 है और इसका 7 है, तो इसमें आप अलग-अलग देख सकते हो। एक सेम सेम नहीं है, प्राइवेट में 2 है मैक्स और पब्लिक में 7 रहेंगे। इसमें मैक्सिमम नंबर 2 है, 200 है, इसमें कोई लिमिट नहीं है क्योंकि आपके शेयर कितने बिकें, देखो आप भी बैठे-बैठे किसी कंपनी शेयर खरीद सकते हो, तो खरीद के क्या बन रहे हो, मालिक बन रहे हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 शेयर ही खरीदो। अब तो इतने सारे ऐप आ गए हैं कि आप 1 शेयर नहीं, आप 0.000 इतना शेयर भी खरीद सकते हो। हाँ, अगर आप कह रहे हो ना शेयर मार्केट में ₹10 लगाना, जैसे बहुत सारे ऐप आए हुए हैं, ठीक है? आप ₹10 लगा के ₹10 से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। ₹10 का मतलब क्या है कि आप ₹10 का मालिक बन रहे हो। अब मान लो एक शेयर ₹1000 का है, एक शेयर ₹1000 का है, ठीक है? एक शेयर ₹1000 का, आप लगा के दे रहे हो ₹100, इसका मतलब क्या, आपको एक शेयर भी नहीं मिल रहा, एक शेयर का वो भी 10वां भाग मिल रहा है, मतलब 10th वाला जो भाग होगा, है ना? इसका मतलब क्या है, ऐसा करने से तो यार इसके जो मालिक है वो तो बहुत सारे हो जाएँगे। इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, कि कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं हो सकते। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ पे अपने शेयर को ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। आप आसानी से अपने अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि 200 अगर मेंबर हैं, 200 मेंबर अगर हैं, तो उनको इतनी आसानी से वो अपने शेयर किसी और ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर बट यहाँ पर आप अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक ऐसी मार्केट जहाँ शेयर बेचते हो, खरीदते हो। तो आप अपना शेयर वहाँ पे खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टर कितने होंगे मिनिमम? 2 और यहाँ पे कितने होंगे? 3। ठीक है? प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होंगे ही होंगे। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी आर exempted from constituting such committee of a board of director as the audit committee, CSR committee, holder committee and the nomination and remuneration committee। बोल रहा है कि आपको कंपनी को इन सबके अंडर में आपको इसके सुसाइड रूल्स एंड फॉलो मानना पड़ेगा। दिस कमिटी आर टू बी मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब ये यहाँ पे तो आता है एमओए और एओए। ठीक है, आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन और अपना आर्टिकुलेशन दिखाना पड़ता है, उससे आपकी कंपनी में चालू हो जाती है। पर चालू करने से पहले आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपके आपके अकाउंट में पैसे आ भी नहीं रहे हैं। कैसे कब आएंगे, जब शेयर इशू करो। ठीक है, आपको अपना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, तो वो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, 90% शेयर बिक गए हैं। अब हम किस में आ जाएंगे, पब्लिक कंपनी। ठीक है, इट कैन बी स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्या कराओ, बस रजिस्ट्रेशन करवाओ, स्टार्ट करो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पहले आपको रजिस्टर करवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ-साथ, और रजिस्टर कराने से आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता। क्या करोगे आप, पहले आप शेयर निकालोगे, शेयर करोगे, पैसा आएगा, बताओगे उन्हें, दिखाओगे, प्रूव कराओगे कि हाँ, पैसा आ गया है, 90% शेयर बिक गए हैं, तब करोगे बिज़नेस स्टार्ट। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ भी लागू है, इनकॉर्पोरेशन यहाँ भी चालू है, वहाँ भी लागू है, दोनों में लागू है, पर उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि पैसा आ रहा है। ठीक है? पैसा आ रहा है किसका? शेयर से पैसा आ रहे हैं और लोग पैसा 90% लोग खरीद चुके हैं हमारे शेयर, 90% शेयर हमारे खरीद चुके लोग, का पैसा आ चुका है, तो हम अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं। ये सब था आपके प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस। ठीक है? इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।